विद्युत बूढ़े थामा से बातचीत करते हुए शक्ति महल के दरवाजे तक पहुंच गया था। वहां उसका सामना तेजस नाम के लड़के से हुआ था। तेजस ने विद्युत पर हमला कर दिया था। सबको लग रहा था कि विद्युत ढेर हो गया है और इसलिए सामने का नजारा देखकर तेजस और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। इधर बूढ़े थामा, जिन्हें सिल्वर टाइगर के नाम से भी जाना जाता था और जो एक महान योद्धा थे, आसानी से देख सकते थे कि विद्युत ने उस हमले को रोक लिया था। सभी की नजरों के बीच विद्युत ने अपने भाले से शक्ति के प्रहार को रोका और उसे हवा में घुमाकर दुगनी रफ्तार से उसी योद्धा की ओर वापस भेज दिया। जब यह प्रहार वापस आया तब इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे आकाश से बिजली गिरी हो। इससे पहले कि वो योद्धा संभल पाता, विद्युत का हमला उसकी छाती पर जा लगा और वो 10 फुट दूर जाकर गिरा, जिसके साथ ही एक छोटा सा धमाका हुआ और चारों ओर धूल का गुबार छा गया। कुछ देर बाद जब धूल छंटी तो सभी ने देखा कि एक पतला लड़का हाथ में भाला पकड़े बुरी तरह से हाँफ रहा था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनके हिसाब से विद्युत हारने वाला था। सभी को हैरान होते देख विद्युत ने मुस्कुराकर तेजस की ओर देखा। वहीं दूसरी ओर विद्युत के हाथों अपनी बेइज्जती होते देख तेजस को गुस्सा आ गया और उसने इशारा किया। उसका इशारा पाकर तुरंत 2 और योद्धा आगे आए। स्थिति बिगड़ते देख बूढ़े थामा ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले ही हार चुके हो? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप इस लड़के से दूर चले जाओ, वरना मुझे तुम्हें सबक सिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद सभी में खौफ नजर आने लगा। स्थिति को संभालने के लिए शक्ति स्थल की देखरेख कर रहे योद्धा बाहर आए। उनमें से एक, जिसके सीने पर 2 सितारे थे, आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, श्रीमान, कृपया शांत हो जाएं। मैं शक्ति स्थल के बाहरी दस्ते का कमांडर विजय हूं। कमांडर विजय को अपनी शक्ति से यह आभास हो गया था कि सामने खड़ा इंसान उससे कहीं अधिक ताकतवर है। विजय को देखकर थामा बोले, तुम्हें बड़ों का आदर करना आता है, लेकिन तुम्हारी शक्तियां मुझे कुछ भी सिखाने योग्य नहीं है। यह सुनकर कमांडर विजय ने तेजस और उसके साथियों की ओर घूर कर कहा, अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें मुकाबले में भाग ही नहीं लेने दूंगा और भूल जाऊंगा कि तुम किस दल से आते हो। कमांडर की कड़ी नजर से तेजस के पसीने छूटने लगे और वो बड़बड़ाते हुए बोला, आप गलत समझ रहे हैं। लड़ाई पहले इस लड़के ने और इस बूढ़े ने शुरू की थी। ये कहते हुए उसने विद्युत और थामा की ओर इशारा किया। विजय तेज आवाज में गरज कर बोला, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज है या नहीं? ये कुछ स्तर के योद्धा है। लगता है मुझे लीडर विराट से मिलना होगा तेजस, क्योंकि तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। कमांडर के मुंह से अपने पिता विराट का नाम सुनकर तेजस सहम गया और झिझकते हुए माफी मांगने लगा। विजय की नाराजगी के बावजूद उसने थामा से माफी मांगी और फिर विजय की ओर विनम्रता से देखने लगा। विजय ने कहा, अपने गुरु का पत्र लाओ और कल शक्ति स्थल में आ जाना। तेजस ने पत्र सौंप दिया और विजय भीड़ की ओर मुड़ा और गंभीरता से बोला, मुकाबले में भाग लेने का समय समाप्त हो चुका है। जो बचे हैं वो 6 माह की प्रतीक्षा करें, निराश ना हो। कमांडर विजय की बात सुनकर सभी योद्धा निराश होकर वापस लौटने लगे। तभी विद्युत ने गंभीर आवाज में विजय से कहा, कमांडर विजय, नमस्कार। मैं भी इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूं। कृपया मेरा नाम भी लिख लें। विजय ने एक पल के लिए थामा की ओर देखा और कहा, लाओ, अपना पत्र दिखाओ। विद्युत एक पल के लिए हैरान हो गया और बोला, मेरा कोई गुरु नहीं है। विद्युत की बात सुनकर कमांडर विजय ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, ओह, मुझे माफ करना विद्युत। राजघराने पर हुए हालिया हमले के कारण एक नया नियम बना है कि बिना गुरु के पत्र के मुकाबले में भाग नहीं लिया जा सकता। विजय की बात सुनकर विद्युत निराश हो गया और मुड़कर जाने लगा कि तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, मैं इसका गुरु हूं। मेरा नाम आचार्य थामा है।
राजघराने के रक्षक मेरे मित्र हैं। आप उनसे मेरी जानकारी ले सकते हैं। ये रही मेरी मोहर। बूढ़े थामा ने हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ में एक मोहर प्रकट हो गई। कमांडर विजय चकित होकर बोले, क्या मैं आपका स्तर जान सकता हूं? बूढ़े थामा ने गंभीर आवाज में कहा, लगता है तुमने मेरी मोहर को ध्यान से नहीं देखा। ये एक गुप्त मोहर है जो राजघराने के द्वारा सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने विशेष सेवाएं दी हो। आचार्य थामा की बात सुनकर विजय मुस्कुराकर बोला, मुझे क्षमा करें, आजकल ये मोहर बहुत कम देखने को मिलती है। मैंने अपनी जिंदगी में ये मोहर दूसरी बार आज देखी है। बूढ़े थामा बोले, मुझे एक कागज दीजिए। मुझे पत्र के नए नियम की जानकारी नहीं थी। विजय के एक इशारे पर एक सैनिक कागज ले आया और बूढ़े थामा ने आराम से उस पर अपनी मोहर लगा दी। विजय मोहर को देखते ही आश्चर्यचकित हो गया और वो उनके पैर छूने के लिए झुकने ही वाला था कि थामा बोले, कमांडर विजय, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया मेरी पहचान इस लड़के के सामने प्रकट न करें। विजय ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। बूढ़े थामा ने विद्युत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये लो, तुम कल समय पर आ जाना मित्र। कमांडर विजय ने जब सुना कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति विद्युत को मित्र कहकर संबोधित कर रहे हैं तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो स्वयं उस स्तर तक पहुंचने के बाद भी बूढ़े थामा का नाम लेकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। विद्युत ने खुशी से उछलते हुए कहा, क्या आप सचमुच मेरे मित्र बनना चाहते हैं? बूढ़े थामा हंसते हुए बोले, क्यों नहीं? तुमने बहादुरी के साथ अपने से अधिक शक्ति और उम्र वाले योद्धा को उसकी शक्ति से हराया। ऐसा साहस बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। तुम तो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली बनोगे। मुकाबले में शामिल होने की बात सुनकर विद्युत ने आचार्य थामा से मुस्कुराकर कहा, मित्र देखना, एक दिन मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। विद्युत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी बूढ़े थामा गंभीर आवाज में बोले, विद्युत, एक बात का ध्यान रखना, हम मित्र हैं। ये बात किसी और को मत बताना। विद्युत ने कहा, ठीक है, पर तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारा नाम टाइगर है। मैंने सुना कि तुम्हारा नाम थामा है, इसलिए अब से मैं तुम्हें श्रीमान थामा ही कहूंगा। बूढ़े थामा ने हामी में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ में एक चमकदार पत्थर आ गया। ये एक शक्ति से बना पत्थर है विद्युत। कभी तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओ तो इस पत्थर को तोड़ देना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा या मदद भेज दूंगा। और एक बात, रात को जब चांद सिर पर हो और हवाएं तेज हो तो पहाड़ी पर मिलना, पर होश में। ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बूढ़े थामा की बात सुनकर विद्युत मुस्कुराने लगा और वहां से जाने लगा। विद्युत के जाते ही उन्होंने अपने पंख निकाले और तेज रफ्तार से गायब हो गए। कमांडर विजय ने यह नजारा अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गया, क्योंकि पंख बनाकर उड़ने की शक्ति सिर्फ एक मूल शक्ति स्तर का योद्धा ही कर सकता था। विजय की आंखों में खौफ था और उसके मन में सवाल उठ रहे थे, ये बूढ़ा आदमी आखिर कौन था? दुदुसी के साथ राज्य के रक्षक वेदा और थामा की लड़ाई के दौरान थामा की शक्ति की वजह से कोई उनका चेहरा नहीं देख पाया था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि उस दिन वो योद्धा कौन था। कमांडर विजय को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो पत्र हाथ में लिए शक्ति महल की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे सभी सैनिक भी महल में चले गए थे। असल में शक्ति महल का संचालन सुपर 7 वॉरियर में से एक कर रहे थे, जिन्हें देव योद्धा भी कहा जाता था। उन्होंने आर्यावर्त के हर राज्य में एक शक्ति स्थल की स्थापना की थी और अपने दिव्य मंत्रों से उसे सिद्ध किया। यहां एक महादिव्य अस्त्र भी स्थापित था। हर योद्धा शक्ति महल से इस अस्त्र की तकनीक और विद्या को हासिल करना चाहता था। हर 6 महीने में देश के कोने कोने से योद्धा
इस विद्या को सीखने आते थे, पर यह अस्त्र खुद ही अपना वारिस चुनता था। पिछले 5000 सालों से कोई भी इस अस्त्र की तकनीक को नहीं जान पाया था, इसलिए कई लोग इसे मिथ्या मानने लगे थे। रात्रि का समय, हवा तेज बह रही थी, चांद आकाश में ऊपर आ चुका था। एक लड़का पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हर दिशा में झांक रहा था। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। किसे ढूंढ रहे हो लड़के? आवाज सुनकर विद्युत ने पीछे मुड़कर देखा तो लाल कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके माथे पर चोट का निशान था। विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मित्र, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विद्युत की बात सुनकर बूढ़े थामा मुस्कुराए और पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोले, मित्र विद्युत, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? विद्युत ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्र। बूढ़े थामा ने कहा, तुम्हारे शरीर पर ये निशान क्या तुमने खुद बनाए हैं? और ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया? ये सवाल सुनकर विद्युत थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन बोला, देखो मित्र, ये निशान मेरे शरीर पर कैसे आए मुझे नहीं पता। मुझे अपना बचपन याद नहीं है। ये लॉकेट मेरी मां का है और ये भाला मेरे पिता का है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बस बूढ़ी दादी कहती है कि मैं बहुत खास हूं और ये निशान किसी को ना दिखाऊं। दादी के बाद ये बात सिर्फ तुम्हें पता है मित्र, क्योंकि मेरा तुम्हारे अलावा और कोई मित्र नहीं है। ये कहकर विद्युत एक पल के लिए उदास हुआ और फिर मुस्कुराने लगा। तभी बूढ़े थामा ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जब भी मैं किसी से लड़ता मिलूं तो तुम बीच में नहीं आओगे, जब तक कि तुम अपने 7 चक्रों को जागृत नहीं कर लेते। विद्युत ने एक पल सोचकर कहा, ठीक है मित्र, मैं वादा करता हूं, जब तक तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा मैं बीच में नहीं आऊंगा। विद्युत के मुंह से यह बात सुनकर बूढ़े थामा अजीब तरह से हंसने लगे और कुछ नहीं बोले। कुछ पलों के बाद बूढ़े थामा बोले, देखो मित्र विद्युत, कल जो मुकाबला होने वाला है उसमें 1000 से अधिक योद्धा भाग लेंगे। इसमें 15 से 18 साल तक के योद्धा शामिल हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना पहला चक्र जागृत कर लिया है और कुछ ऐसे हैं जो दूसरा चक्र जागृत करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपना पहला चक्र जागृत करना होगा। इसलिए जब तुम मुकाबले में हिस्सा लोगे तो अपना लॉकेट उतार कर लड़ोगे। बूढ़े थामा की बात सुनकर विद्युत चौंक गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत चौंकते हुए कहा, यह लॉकेट मेरी रक्षा के लिए है। बूढ़े थामा विद्युत की बात सुनकर गंभीर हो गए और बोले, विद्युत, तुम समझ नहीं रहे हो, यह लॉकेट तुम्हारी शक्तियों को दबा कर रखता है। अगर तुमने इसे उतार दिया तो तुम्हारी शक्ति आजाद हो जाएगी और मैं तुम्हें उन्हें काबू करने में मदद कर पाऊंगा। क्या सच में उस लॉकेट के अंदर कुछ खास बात थी जो विद्युत की शक्तियों को दबा रही थी? क्या होगा जब विद्युत अपना लॉकेट उतारेगा और क्या वो अपनी शक्तियों को काबू कर पाएगा? आखिर विद्युत के माता पिता कहां हैं? वो क्यों अपनी दादी के साथ रहता है? क्या है विद्युत के शरीर पर बने उन निशानों का रहस्य? ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।